Welcome back. Hi guys, this is B Vishwavandita and let us discuss about the nucleotide nitrogenous bases which I left in half in the previous video. Okay, so here purines are actually of two types. So these are the adenine, which is indicated as A, and guanine is indicated as G. And the pyrimidine bases are the cytosine, thymine and uracil. So in case of DNA there is thymine present, but if you are looking for the RNA there is presence of uracil instead of thymine. मतलब कि जब आप DNA को सर्च करोगे अगर, तो DNA में ए जो बेस पेयर है नाइट्रोजनस बेस, तो वो ए जो है प्यूरिन बेस है, और वो किससे पेयर करता है, वो थायामिन मतलब कि pyrimidine बेस जो है थायामिन, उसके साथ वो क्या करता है, पेयर करता है. और अगर देखा जाए गुआनाइन को, तो गुआनाइन जो है वो क्या है, वो भी एक प्यूरिन बेसिस है, और वो पेयर किसके साथ करता है, एक pyrimidine बेस जिसका नाम है साइटोसाइन. तो ये ए जो है, ए डबल बॉन्ड में जॉइन होता है थायमिन के साथ, और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड करता है साइटोसाइन के साथ. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड का है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लिक एसिड का. तो जो भी बड़ा चीज़ होगा उसका एक छोटा छोटा कोई तो यूनिट्स होता है ना, तो इसलिए ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. There is a bond between every two nucleotides called phosphodiester bond. तो ये जो है यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो ईच अनदर से कैसे बंधे होते हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं. तो चलिए अभी आगे देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द DNA and now we are discussing about the structure of the DNA. Okay, तो DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. So ये जो है DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है. सो इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा कुछ बनाया गया है जैसे कोई कड़ा बंधा हो. तो बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है एकदम क्या कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर होता है. जैसे देखा होगा चरखा, जिस तरह मतलब कि वो टेराकोटा वाला कुछ काम नहीं आता, जिस तरह वो ऐसे लकड़ी बंधा होगा, उसको गोल गोल घुमाओगे तो वो कुछ जिस तरह दिखता है, बिल्कुल उसी के तरह ये जो DNA है उसके तरह इसका स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखता है. और इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था. ठीक है, किसने दिया था, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था. अब देखिए इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ खड़ा है. ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसका एक एंड 5 एंड से 3 एंड तक का जाता है, और दूसरा एंड जो है 5 एंड से फिर 3 प्राइम एंड में आता है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो देख रहे हैं आप, ये एकदम स्पाइरली कर्ल्ड होके आता है एक कॉमन एक्सिस के ऊपर. सो इसीलिए इसको हम डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, हम डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे, डबल स्टैंडर्ड. ओके,
तो अभी देख सकते हो ये डीएनए जो है, ये डीएनए का ओवरऑल अगर हम डायामीटर देखें, मतलब इसका चौड़ाई जो है, तो उसको अगर देखें ये 20 एंगस्ट्रम होता है। इसका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई होता है 20 एंगस्ट्रम का होता है। और ये दोनों चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है, ये ऑलवेज एंटी पैरेलल होके ये दोनों चेन चलते हैं, कभी ये पैरेलल नहीं रहते हैं। ये अगर 5 प्राइम यहाँ पे रहा तो उसका एंडिंग यहाँ पे 3 प्राइम में होगा। अगर ऊपर 3 प्राइम है, अगर ऊपर 3 प्राइम है तो नीचे ज़रूर यहाँ पे 5 प्राइम होगा, मतलब कि उसका ये देख सकते हो आप, इसका लास्ट एंडिंग यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है। तो अभी ये दोनों जो है ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम आया है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम आया है। तो अभी समझ सकते हो कि एंटी पैरेलल क्या होता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रह रहे होते हैं, तभी इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, मतलब कि वो पैरेलल नहीं है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये जो है 2 न्यूक्लियोटाइड्स है और 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए अच्छे से, ये यहाँ पे ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और यहाँ पे ये अदर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सॉरी, गलत बोल दिया हमने, तो ये नहीं, ये वाला जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये यहाँ पे ये फॉस्फेट है, सॉरी, ये वाला जो है ये यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और बीच वाला जो है ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो ओवल वहाँ पे जो बोले थे कि ईच न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो बॉन्डिंग बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, ये pyrimidine प्यूरिन्स और pyrimidines का, तो ऑलवेज यहाँ पे जो A है, A ऑलवेज पेयर रहता है T के साथ, और G जो है वो ऑलवेज C के साथ पेयर रहता है। और एक मेन चीज़ आप लोग को बता दूँ, जो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इट मेक्स द डीएनए एसिडिक। जिसलिए कि फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो डीएनए को क्या बना देता है कि एसिडिक बना देता है। अभी अब हम देखते हैं कि इसका जो मेजर ग्रुप है और माइनर ग्रुप है, उसका साइज़ कितना है वही हम देखते हैं। तभी पहला जो है ये इसका देख सकते हो यहाँ पे ये एक छोटा सा लूप यहाँ बना हुआ है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो छोटा ग्रुप इसलिए बना हुआ है तो उसको क्या बोले हम? माइनर ग्रुप बोले। और यहाँ पे एक बड़ा सा टर्न लिया है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मेजर ग्रुप बोला है। अगर हम एक कंप्लीट टर्न को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे देखना इसका एक टर्न कहाँ पे होता है। ये पूरा एकदम एक टर्न है यहाँ तक का। तो ये जो पूरा एकदम गोल से एकदम बड़ा सा टर्न लेता है, उसका साइज कितना होता है? तो एक टर्न का साइज होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और ये जो 34 एंगस्ट्रॉम का जो एक कंप्लीट टर्न होता है, उसमें टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर उस बेस पेयर, अगर यहाँ पे एक बेस पेयर रहा फिर यहाँ पे रहेगा, तो ईच बेस पेयर के अंदर जो स्पेस होता है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। याद रख लीजिए कि एक टर्न अगर 34 एंगस्ट्रॉम का हो गया एक टर्न, फिर उसी टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और ईच बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? एक से एक के बाद एक बीचों बीच, मतलब कि ये एक है ये एक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और एक चीज़ तो यहाँ पे है कि अगर समझ लो कि यहाँ पे एक माइनर ग्रुप क्रिएट हो गया
तो मतलब उसका जो अपोजिट वाला स्पेस होगा, यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो मेजर ही बनेगा। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे देखो एक मेजर ग्रुप बना है, ठीक उसका अपोजिट में एक माइनर ग्रुप भी वैसा बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक माइनर ग्रुप अगर बना हुआ है तो उसका अपोजिट में एक मेजर ग्रुप भी बना हुआ है। देख लिया आप लोगों ने कि ये जो माइनर ग्रुप है यहाँ पे बना हुआ है, इसका अपोजिट में क्या होगा, एक मेजर ग्रुप होगा। फिर अगर यहाँ पे एक मेजर ग्रुप बना हुआ है तो ठीक उसका अपोजिट में क्या होगा, एक माइनर ग्रुप भी बनेगा। अब देखते हैं कि ये जो डीएनए है उसका कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है क्या। तो अगर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम तो कह चुके हैं कि ये ट्रांसमीटर है या फिर ट्रांसफॉर्मर है, जैसे कि ये एक पीढ़ी का जो जितना भी जेन इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक पिता से लेके या फिर एक पेरेंट से लेके दूसरे ऑफस्प्रिंग तक को जाता है। मतलब कि जेनरेशन टू जेनरेशन ये कैरी करता रहता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सो डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी units, so that called as genes. The hereditary units are called genes. Okay. Another, DNA controls all cellular metabolism. Okay, तो DNA क्या करता है, जितना भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और दूसरा मेटाबॉलिज्म वगैरह, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, यही DNA ही कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डीएनए होता क्या है कि जब एक डीएनए कुछ म्यूटेशन पे जाता है, म्यूटेशन का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि टीवी म्यूट करते हो तभी टीवी बंद हो जाता है, वो क्या बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता। वैसे ही कुछ चीज़ को, मतलब डीएनए का कुछ पोर्शंस जो होते हैं, अगर उसको म्यूट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पे एक डीएनए का न्यू वैरायटी, उसका वेरिएशन हो जाता है, एक वैरायटी न्यू क्रिएट होता है। इसीलिए उसको जब एक न्यू वैरायटी का डीएनए इवॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। सो डीएनए कैन अंडरगो एनी चेंज दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन एंड इट कैन ब्रिंग अबाउट द वेरिएशन विच कैन लीड इन टू द इवोल्यूशन। जैसे ऐसे ही होके न्यू स्पेसीज और न्यू बायोडाइवर्सिटी का क्रिएशन ही होता रहता है। अगर हम देखें तो ये डीएनए को लेकर भी हम क्या करते हैं, डीएनए को लेकर भी हम कुछ क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। कुछ खून से लेते हैं, नाखून लेते हैं, या फिर खाने का कुछ सामान भी ले सकते हैं, सलाइवा लेके कर सकते हैं, हेयर लेके कर सकते हैं। वैसे ही ये जो टेक्निक से होता है डीएनए का आइडेंटिफिकेशन, उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि हम क्रिमिनल्स हो या फिर कुछ जीन आइडेंटिफिकेशन का केस हो, तो उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करके हम उनको जान सकते हैं कि कौन किसका डीएनए से मैच करता है। यहाँ पे सिर्फ डीएनए का मैचिंग प्रोसेसेस मतलब कि चलता रहता है। और यहाँ पे और लास्ट वन जो है वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं RDT और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो डीएनए बनता है उसको हम rDNA बोलते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको कहा जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इससे कुछ अच्छा सा मेडिसिन या फिर फूड या फिर वैक्सीन या फिर फर्टिलाइज़र बनाया जा सके, जिसके चलते हुए कि ये जो ह्यूमन का वेल फेयर हो सके, मतलब कि लोग अच्छे से रह सके, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, बेटर हो, मेडिसिन अच्छे से अच्छा वाला मेडिसिन बने, एडवांस वाला वैक्सीन बने, उसको अच्छा सा फूड प्रोवाइड हो सके, बहुत अच्छा वाला फूड, और फर्टिलाइज़र अच्छा सा फर्टिलाइज़र बने जिसके जाते वेजिटेबल्स बढ़िया उगे। तो इसीलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं।
सो अगर आपको आज के बाद बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे आगे अपडेट वीडियो भी मिलता रहे। एंड थैंक यू, होप you enjoy your day better.